नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति में ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ईज ऑफ एक्सेस से प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। नई दिल्ली में वाणिज्य भवन के उद्घाटन अवसर पर निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ कुछ राज्यों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने की समीक्षा की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी, शिवसेना के कुछ और विधायक गुवाहाटी में विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। कहा, उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रवांडा में चोगम विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए इस समय समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। और रणजी ट्रॉफी फाइनल में बंगलुरु में मध्य प्रदेश ने मुंबई के साथ खेलते हुए दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर पहली पारी में 1 विकेट पर 123 रन बनाए। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देशों के बीच आपसी सहयोग का कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी का दुष्प्रभाव कम हो गया है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर अभी भी बना हुआ है। आज लगातार तीसरे वर्ष हम कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच वर्चुअल रूप में मिल रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रूप से आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना की चुनौतियां कम नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स में कई संरचनागत परिवर्तन हुए हैं, जिनसे इसका प्रभाव बढ़ गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं, जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि अनेक क्षेत्रों में सहयोग से सदस्य देशों के नागरिकों को लाभ पहुंचा है। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, जैसे वैक्सीन R&D सेंटर की स्थापना, कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय, साझा सैटेलाइट कंसल्टेशन की व्यवस्थापना, फार्मा प्रोडक्ट्स का पारंपरिक रिकॉग्निशन का आदि। इस तरह के प्रैक्टिकल कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने जनता के बीच संपर्क सुदृढ़ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर में वाणिज्य भवन का उद्घाटन के अवसर पर ये बात कही। नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है।
ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच का सेतु ईज ऑफ एक्सेस है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसी पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो, इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विकास और ढांचागत परियोजनाओं को समय पर पूरा कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि वाणिज्य भवन हमारी उपलब्धियों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने जैसी हर चुनौती के बावजूद भारत ने 50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। एमएसएमई मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग गुड्स की होती है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेषकर एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका रही। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता बनने से लेकर देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न तक की उपलब्धियां प्राप्त करने की इच्छा शक्ति सरकार के संकल्प से समृद्धि तक का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निर्यात को प्रोत्साहित करने के पूरे प्रयास कर रही है। इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नई तकनीक से युक्त इस भवन में सारे काम डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे। ये पूरी तरीके से एक डिजिटल बिल्डिंग के रूप में प्लान की गई है। कोई सरकारी दफ्तर की तरह लंबे लंबे कागज के पोथे आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। साधारणतः सभी काम, फाइल मूवमेंट तो 100% डिजिटल चल रही है, पर सभी कामकाज भी डिजिटल हो, उसकी व्यवस्था के साथ इस पूरी वास्तु का निर्माण किया गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में राष्ट्रमंडल के समक्ष कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज रवांडा में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम में लोकतंत्र, शांति और शासन विषय पर उन्होंने विदेश मंत्रियों के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत का डिजिटल सशक्तिकरण पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। उन्होंने कोविड महामारी से उबरने, जलवायु परिवर्तन और वर्तमान वैश्विक संघर्ष सहित विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा विदेश मंत्रालय परामर्श आज नई दिल्ली में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी मामलों के सचिव सौरभ कुमार ने किया, जबकि न्यूजीलैंड का नेतृत्व विदेश मामलों और व्यापार के उप सचिव मार्क सिंक्लेयर ने किया। दोनों पक्षों ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, लोगों के बीच आपसी संबंध, आतंकवाद का मुकाबला, साइबर सुरक्षा और निरस्त्रीकरण सहित मौजूदा अच्छे और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने और संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की इच्छा व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के परामर्श ने पारस्परिक हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान करने का अवसर भी प्रदान किया। इस क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए दोनों पक्षों ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व को दोहराया। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू से मुलाकात की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने सेमीकंडक्टर्स सहित भारत में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षमता के विस्तार की उनकी योजनाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माण में भारत का पूरा ध्यान शून्य उत्सर्जन पर है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बनना चाहते हैं देश की शान, भरना चाहते हैं एक ऊंची उड़ान, तो शामिल हो जाइए भारतीय वायुसेना में और करिए देश की रक्षा। भारतीय वायुसेना आयोजित कर रहे हैं एफकैट एग्जाम, जिसमें शामिल होकर आप भी बन सकते हैं देश का गौरव। आज ही लॉग इन कीजिए careerindianairforce.cdac.in। पंजीकरण का समय 1 से 30 जून। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कुछ राज्यों में कोविड मामलों में वृद्धि के मद्देनजर प्रमुख विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। डॉक्टर मांडविया ने कोविड संक्रमण की अधिक दर वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने संक्रमण रोकने के लिए जांच और नियंत्रण की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को अधिक कोविड मामले वाले राज्यों में टीकाकरण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और अन्य अधिकारी तथा विशेषज्ञ भी मौजूद थे। शिवसेना के कुछ और विधायकों के गुवाहाटी पहुंचने की खबर है। बागी नेता एकनाथ शिंदे के खेमे ने दावा किया है कि 5 और विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्हें कम से कम 41 विधायकों का समर्थन प्राप्त हो गया है। श्री शिंदे ने आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथी विधायकों के साथ कई बैठकें की। इस बीच तृणमूल कांग्रेस की असम इकाई के कार्यकर्ताओं ने उस होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है जहां विधायक ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उधर शिवसेना प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने आज मुंबई में कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आने को तैयार है, लेकिन इसकी मांग करने वाले बागी विधायक भी 24 घंटे में गुवाहाटी से मुंबई लौट आने चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा कि यदि शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर आना चाहती है तो उन्हें एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी उद्धव ठाकरे को पूरा समर्थन देती है और उन्होंने उद्धव और आदित्य ठाकरे को भी इस बात से अवगत करा दिया है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी पार्टी के अजीत पवार, छगन भुजबल और जितेंद्र अवध सहित शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है। कांग्रेस ने राजनीतिक संकट पर आपातकालीन बैठक भी की, जिसमें बालासाहब थोराट, नितिन राउत, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चौहान सहित शीर्ष नेताओं ने भाग लिया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने पार्टी की बैठक के बाद कहा कि यदि जरूरी हुआ तो कांग्रेस महाविकास अघाड़ी सरकार को बाहर से भी समर्थन दे सकती है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि महाविकास अघाड़ी का गठन एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर किया गया था और कांग्रेस उस पर अभी भी कायम है तथा महाविकास अघाड़ी के लिए उसका समर्थन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का देश भर में सभी वर्गों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि समाज के निचले स्तर की समस्याओं की उनकी समझ और भारत के विकास का उनका विजन अत्यंत व्यापक है। बाद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति में ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ईज ऑफ एक्सेस से प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। नई दिल्ली में वाणिज्य भवन के उद्घाटन अवसर पर निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ कुछ राज्यों में कोविड के मरीज बढ़ने की समीक्षा की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी, शिवसेना के कुछ और विधायक गुवाहाटी में विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की।
कहा, उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रवांडा में चोगम विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए इस समय समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। और रणजी ट्रॉफी फाइनल में बेंगलुरु में मध्य प्रदेश ने मुंबई के साथ खेलते हुए दूसरे दिन के खेल की समाप्ति पर पहली पारी में 1 विकेट पर 123 रन बनाए। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। उत्तर प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। मतगणना 26 जून को होगी। उत्तर प्रदेश में 2 संसदीय सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 41.66% मतदान हुआ। इन 2 सीटों के लिए एक महिला सहित 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में मंडर विधानसभा उपचुनाव के 433 मतदान केंद्रों पर वोट डालने का काम शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। 60% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे संपन्न हुआ। जिला आयुक्त और चुनाव अधिकारी छवि रंजन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि दिव्यांगजनों ने 67% वोट डाले। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट उपचुनाव में शाम 6 बजे तक कुल 43.71% मतदान हुआ। ये सीट आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के पंजाब से राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के बाद इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को सुनियोजित विकास पर ध्यान देने और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली अपनाने की जरूरत है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों की ऋण क्षेत्र में भावी भूमिका के विषय पर अनुसूचित और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों तथा ऋण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि देश के समावेशी विकास के लिए सहकारिता ही एकमात्र तरीका है और सरकार इस पर ध्यान देने को प्रतिबद्ध है। 100 साल पुरानी कोऑपरेटिव बैंकों को देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा ये आज भी रिलेवेंट है। बहुत सफलता के साथ देश की सहकारिता ने ये यात्रा समाप्त की है, परंतु अगले 100 साल बहुत गौरव और सिद्धि के साथ देश विकास में कंट्रीब्यूट कर हमने निभाना है और अगले 100 साल तक सहकारिता का व्याप भी बढ़ाना है। और हमारे परफॉर्मेंस के आधार पर जो लोग आज मानते हैं कि सहकारिता इरिलेवेंट हो गई है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी इरिलेवेंट हो गए हैं, हमारे परफॉर्मेंस से ही समझा पाएंगे और ये परफॉर्मेंस करने की जिम्मेदारी हमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने यूनिटेक लिमिटेड मामले में गुरुग्राम, गोवा और चेन्नई में उनकी 257 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने कोयला ब्लॉक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत EMTA कोल लिमिटेड की 26 करोड़ 93 लाख रुपए की अचल और चल संपत्ति भी अस्थायी रूप से कुर्क की है। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित कर दिया है। इस अधिकारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सतर्कता विभाग ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। विभाग ने अधिकारी के परिसरों पर भी छापे मारे। रामविलास यादव समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार
आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज हम राष्ट्रवादी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उपकुलपति के रूप में अपना सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम आयु के उपकुलपति थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनलिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी के गठबंधन के वास्तुकार थे, जिसने 1940 में मुस्लिम लीग को सत्ता से बेदखल कर दिया था और एकजुट बंगाल को राष्ट्रवादी सरकार का मंत्र। वे वित्त मंत्री बने, लेकिन 1942 में उन्होंने वायसरॉय लिनलिथगो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंत्रालय से त्यागपत्र दे दिया। चूंकि कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था, इसलिए उन कठिन दिनों में राष्ट्रवादी भारत के प्रवक्ता के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कंधों पर आई। 1943 के मानव निर्मित अकाल में बंगाल की पीड़ित जनता के लिए उनकी सेवा ने उन्हें राष्ट्रीय मंच पर ला खड़ा किया और उन्हें समूचे देश में लोकप्रिय बना दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 1946 में भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुना गया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 15 अगस्त 1947 को उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में अंतरिम केंद्र सरकार में शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार के साथ असहमति के कारण 8 अप्रैल 1950 को कैबिनेट से त्यागपत्र दे दिया। उनके साथ केसी नियोगी ने भी त्यागपत्र दिया था। बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1953 में वे कश्मीर के दौरे पर गए और उस कानून का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल की, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों को राज्य में बसने पर रोक थी। लेकिन परमिट प्रणाली के कारण उन्हें कश्मीर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें 11 मई को कश्मीर की सीमा पार करते समय लखनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वो जेल में गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और 23 जून 1953 को उन्होंने अंतिम सांस ली। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु पर लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष जीवी मावलंकर ने कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की क्षमता, ईमानदारी, अपने विषय पर काम करने का कौशल, उनकी वाक्पटुता और सबसे बढ़कर उनकी देशभक्ति तथा देशवासियों के लिए प्यार उन्हें हमारे सम्मान का हकदार बनाता है। इस महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम स्वतंत्रता सेनानी फूला सिंह को याद करते हैं। फूला सिंह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सेवारत थे, लेकिन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमले करने और दमनकारी विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित किया था। फूला सिंह को कंपनी के सैनिकों के साथ एक मुठभेड़ में पकड़ लिया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया। उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। हिरासत के दौरान 23 जून 1859 को फूला सिंह की मृत्यु हो गई। देश के इस वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार का नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल में बेंगलुरु में मुंबई के साथ खेलते हुए दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक मध्य प्रदेश ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट पर 123 रन बना लिए थे। मध्य प्रदेश की टीम अभी भी मुंबई से 251 रन पीछे है।
इससे पहले मुंबई ने अपनी पहली पारी में 374 रन बनाए थे। मुंबई की ओर से सरफराज खान ने शानदार 134 रन की पारी खेली। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने रिकर्व के फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। आज खेले गए सेमीफाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और सिमरनजीत कौर की तिकड़ी ने तुर्की को पराजित किया। रविवार को फाइनल में भारतीय महिला टीम का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा। वहीं पुरुषों में भारतीय रिकर्व टीम को पहले दौर में स्विट्जरलैंड से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज 34 रन से जीत लिया है। श्रीलंका के दाम्बुला में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 138 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 5 विकेट पर 104 रन ही बना सकी। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार को दाम्बुला में ही खेला जाएगा। हॉकी इंडिया ने 28 जुलाई से इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 18 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। सविता पुनिया को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि दीप ग्रेस एक्का उप कप्तान रहेंगी। भारत को इंग्लैंड, कनाडा, वेल्स और घाना के साथ पूल ए में रखा गया है। भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 जुलाई को घाना के खिलाफ करेगा। मणिपुर के इम्फाल में विश्व ओलंपिक दिवस समारोह के हिस्से के रूप में ओलंपिक दिवस दौड़ 2022 का आयोजन किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ओलंपिक दिवस दौड़ 2022 का शुभारंभ किया। मणिपुर में ओलंपिक दिवस शांत मणिपुर के लिए एक साथ खड़े होने के आदर्श वाक्य के साथ मनाया जाता है। असम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। गुवाहाटी में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अन्य स्थानों के साथ बराक घाटी में भी व्यापक स्तर पर बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कछार जिले के उपायुक्त ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना है। चेन्नई में बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश भी हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, लेह और जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गुवाहाटी, इम्फाल और आइजोल में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। शिलांग, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के साथ श्रीलंका की अर्थव्यवस्था और उसकी बहाली के उपायों पर विचार किया। आर्थिक मामले विभाग के सचिव अजय सेठ और मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भी शिष्टमंडल में शामिल हैं। भारतीय शिष्टमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि 3.5 अरब अमरीकी डॉलर की वित्तीय और मानवीय सहायता पड़ोसी प्रथम नीति के तहत भारत ने उपलब्ध कराई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में कोविड के बाद की वैश्विक स्थिति में ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, ईज ऑफ एक्सेस से प्रत्येक व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। नई दिल्ली में वाणिज्य भवन के उद्घाटन अवसर पर निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विशेषज्ञों के साथ कुछ राज्यों में कोविड के मरीज बढ़ने की समीक्षा की। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट जारी। शिवसेना के कुछ और विधायक गुवाहाटी में विद्रोही नेता एकनाथ शिंदे के खेमे में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। कहा, उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का समाज के सभी वर्गों ने स्वागत किया। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रवांडा में चोगम विदेश मंत्रियों के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए इस समय समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक है। और रणजी ट्रॉफी फाइनल में बेंगलुरु में मध्य प्रदेश ने मुंबई के साथ खेलते हुए दूसरे दिन की खेल की समाप्ति पर पहली पारी में 1 विकेट पर 123 रन बनाए।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।